हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में ऊर्जा के स्रोत से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे प्रीमियर के माध्यम से चलाई जाती है। तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, आपको रॉयल विहार बोर्ड चैनल का लोगो दिख जाएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन होके बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या में सौर सेलों को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सौर सेल पैनल, ऑप्शन नंबर बी है सौर विद्युत उत्पादक संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी है सौर बैटरी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बड़ी संख्या में सौर सेल को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल कहते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूंकि आज का सीरीज में काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लाया गया है, समझ गए, और आज इसको कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके उन दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th की तैयारी करवाई जा रही है। समझ गए? सो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहे का छड़, ऑप्शन नंबर बी है स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर सी है कैडमियम का छड़ और ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम का छड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो कैडमियम का छड़ प्रयुक्त किया जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सौर सेल पैनल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सौर जल उष्मकों को संयोजित कर, ऑप्शन नंबर बी है सौर कुकरों को संयोजित कर, ऑप्शन नंबर सी है बहुत से सौर सेलों को संयोजित कर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें किसी से नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल पैनल कैसे बनाया जाता है। तो बहुत से सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है उसका। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितना ताप हो जाता है 3 से 4 घंटे के अंदर में। तो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बॉक्स टाइप वाले सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है यह देखने के लिए कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, ऑप्शन नंबर सी है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए, रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्स टाइप वाले सौर कुकर में जो ऊपरी भाग में कांच दिया रहता है, कांच का ढक्कन रहता है, उसका क्या कारण है, देने का क्या कारण है वह।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। तो आप लोग इसको याद किए बिना एग्जाम देने नहीं जाइएगा, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है 4 से 7 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी है 11 से 14 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी है 4 से 7 मेगावाट घंटा। और ऑप्शन नंबर डी है 11 से 14 मेगावाट घंटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, कितनी प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे 4 से 7 किलोवाट घंटा प्राप्त की जाती है, KWH। मैंने आपको एक KWH का मान भी बताया है। एक KWH का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, समझ गए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, सॉरी पिछले वीडियो में नहीं, चैप्टर 5 का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, समझ गए। तो ये भी प्रश्न आते हैं कि 1 किलोवाट आवर में क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है किलोवाट घंटा, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बॉक्स टाइप वाले सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो मैंने अभी आपको इसका कारण बताया है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी है 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन नंबर डी है 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर है 4 से 7 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी है 11 से 14 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी है 4 से 7 मेगावाट घंटा। और ऑप्शन नंबर डी 11 से 14 मेगावाट घंटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 से 7 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए महत्तम ऊर्जा का योगदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है अवरक्त विकिरण। ऑप्शन नंबर बी है परावैग्नि विकिरण। ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी को। ऑप्शन नंबर बी है भारत को। ऑप्शन नंबर सी है डेनमार्क को। और ऑप्शन नंबर डी है चीन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पवन ऊर्जा से ही काफी एनर्जी प्राप्त की जाती है, समझ गए। पवन ऊर्जा के द्वारा ही वहाँ विद्युत का उत्पादन होता है अधिकतर, इसलिए वहाँ पवनों का देश उस देश को कहा जाता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी है गोबर गैस। ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो यहाँ पे जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी है नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी है प्रदूषण मुक्त। और ऑप्शन नंबर डी है बी एवं सी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो कैसा स्रोत है? तो ए एंड बी, इसका बी एंड सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि नवीकरणीय भी है और नवीकरणीय के साथ साथ ये प्रदूषण मुक्त है। जब नवीकरणीय होगा तो वो प्रदूषण मुक्त ही होगा। इसलिए कई बच्चे एग्जाम में तो नवीकरणीय देखकर डायरेक्ट नवीकरणीय आंसर मार देते हैं, लेकिन वो धोखा खा जाते हैं कि नवीकरणीय के जगह एक प्रदूषण मुक्त भी है। समझ गए? तो इस स्थिति में इसका राइट आंसर बी एवं सी दोनों हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चंस को देख के बनाना है और देख के भरना है उसमें आंसर की। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है मेथेन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रो, ऑप्शन नंबर बी है टर्बो, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रो और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रो। तो यहाँ पे हाइड्रो का मतलब जल होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है सीएनजी और सीएनजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। समझ गए? तो मैं अभी आपको सीएनजी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी है एलपीजी और ऑप्शन नंबर सी है बायोगैस और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का आपका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, क्योंकि फुल फॉर्म से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग एक कॉपी में उतार लीजिएगा, समझ गए, और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझ गए? इन दोनों का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिए। समझ गए? फुल फॉर्म से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी का उपयोग, सॉरी, एलपीजी का उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं होता। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है ताप और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है। तो कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का टोटल प्रश्न जो है ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी वीडियो के लाभ उठा सकेंगे। समझ गए? वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। समझ गए? ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी है बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सौर कुकर में उपयोग किया जाता है एक। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर कुकर में उपयोग किया जाता है एक। तो क्या उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद आपको इस बेल आइकन पे क्लिक करना है। इस बेल आइकन पे क्लिक करते ही आपको एक ऑल का ऑप्शन आएगा, तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, समझ गए। इस तरह से आप हमसे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं इस चैनल से। और इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। प्ले स्टोर से टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लेना है और टेलीग्राम में जाके रॉयल विहार बोर्ड सर्च करना है। आपको इस प्रकार से एक लोगो दिखेगा रॉयल विहार बोर्ड का, तो वहाँ से आप लोग को जाके ज्वाइन हो जाना है, समझ गए। और बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ और अन्य वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।